बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। ये स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के नाम से ये टॉपिक आपके सामने आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो ये कहीं पे भी कोई भी इसको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या इंग्लिश का ऐसे राइटिंग का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये पाकिस्तान में जो कंपेरेटिव एग्जाम्स हैं, CSS, PMS, PCS, उसके लिए ये है। और प्लस कोई जो छोटे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये इक्वली रेलेवेंट। और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के हवाले से ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, जो कि एक लॉजिकल वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ऐसे राइटिंग के अलावा जो CSS का करंट अफेयर्स का पेपर है, या दूसरी साइड पे BMS का जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसमें भी ये चीज़ जो है वो इक्वली रेलेवेंट है। तो इसलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। मतलब आप ये समझ लें कि ये उन टॉपिक्स में शामिल है जो बेसिक टॉपिक्स हैं। आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इवॉल्विंग टॉपिक्स होते हैं, उनमें चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन ये बेसिक नेचर का टॉपिक है। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास एक बड़े कॉम्पैक्ट वे में अभी मैं आपके सामने रखूँगा। और इससे फिर जो जो आइडियाज़ आपको मिलेंगे वो आप अपनी कहीं पे भी अपनी ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के हवाले से जो पहला इसमें हम सब टॉपिक देखेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन कैसे हुई, यानी कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या इसमें टर्न्स आए और हम अब किस पॉइंट पे खड़े। फाउंडिंग ईयर्स, तो जो बिल्कुल शुरू वाले पाकिस्तान के ईयर्स थे वो 1947 से लेकर 1958 तक हम पहले बात करेंगे कि 1947 से 1958 ये पहले जो 9 साल थे पाकिस्तान के, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1947 में, जैसा कि आपको पता है, कि सबसे पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और उसके बाद फिर उनकी वफात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने। तो अब वो जो गवर्नर जनरल के अंडर सिस्टम बनाया गया वो सिर्फ एक टेम्पररी सिस्टम था, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही अमेंड करके यूज किया जा रहा था पाकिस्तान के लिए। और इन जो बेसिक फाउंडिंग ईयर्स है और ये जो सारी प्रोग्रेशन है, इस सब को समझने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि अगर ये सही तरह समझ नहीं आएगा तो आगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और साथ आगे हमारी जो प्रॉस्पेक्ट्स, जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो हम उसको कभी भी सही तौर पर समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस प्रोग्रेशन को समझा जाए। तो ये जो गवर्नर जनरल के अंडर सिस्टम चला, ये 1956 तक चला बेसिकली। और इसमें जो इनिशियल चैलेंजेस आए वो नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस थे, वो गवर्नेंस के चैलेंजेस थे, और अर्ली कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ। अब जाहिर है कि पाकिस्तान जब बना तो उसमें चंद एक बेसिक चीज़ें, जो अर्ली प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें हम अपने माइंड में रखेंगे तो ये बात हमें सही समझ आए। सबसे पहली बात, जो एक बड़ा डायलेमा कहा जा सकता है, वो डायलेमा ये है कि पाकिस्तान जिन इलाकों के अंदर बना वो ये वेस्ट पाकिस्तान है, जिसमें आज का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान शामिल, और फिर साथ गिलगित बल्तिस्तान भी ऐड हुए, वो एरियाज, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर भी ऐड हुआ। तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हम कैसे ऐड हुआ वो हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जब ये ऐड हुए तो साथ ही दूसरी तरफ
वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो था। अच्छा, अब पाकिस्तान बनने के लिए जो ज्यादा जदोजहद हुई थी वो वेस्ट पाकिस्तान के एरियाज में हुई नहीं। मतलब ये वाले जो एरियाज थे, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पहले NWFP कहते थे, तो इन इलाकों में तो पाकिस्तान की असल जदोजहद हुई नहीं थी। असल जद्दोजहद तो जो इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडिया है वहां पे हुई थी, या बंगाल में हुई थी। मतलब पाकिस्तान की सही सेंस रखने वाले जो लोग थे कि पाकिस्तान बना क्यों, वो इस इलाके के वेस्ट पाकिस्तान के लोग असल में थे ही नहीं। बंगाली जो थे, जो बंगाल के लोग थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो सही समझते थे, वो पढ़े लिखे भी थे, वो पाकिस्तान की जद्दोजहद में शामिल भी थे, वो कायदे आजम के शाना बशाना भी थे इस सारी जद्दोजहद में। तो वो, मतलब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान ही को देखें तो ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा लोग पाकिस्तानियत को समझने वाले थे। वेस्ट पाकिस्तान में तो बस वो चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो बस इत्तेफाक से वो पाकिस्तान में आ गए। वो असल पाकिस्तान बनने की रीजंस को तो नहीं समझ रहे थे। बट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची को बना दिया गया। अब जाहिर है कायदे आजम यहाँ पे थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुनासिब समझा कि ये एक बड़ा एरिया है वेस्ट पाकिस्तान, और इसमें इतने सारे प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे अगर कैपिटल होगा तो ज़्यादा यूनिटी रखना ज़्यादा पॉसिबल होगा, तो इसको बना दिया गया। ठीक है। तो अब जाहिर है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो ज़्यादा एक समझ लें कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले थे। ठीक है। और जो द वेरी बेसिस ऑफ पाकिस्तान मेकिंग उनके माइंड में थी। लेकिन लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में उस तरह से नहीं थी। बट सेंटर ऑफ द होल पाकिस्तान वो वेस्ट पाकिस्तान को बना लिया गया। इसलिए फिर जाहिर है कि नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी टाइम लगा। गवर्नेंस की चीज़ें ठीक होते होते काफ़ी टाइम लगा, और ये 1947 से 1958 तक का जो इरा है, इसमें तो बस नाम की डेमोक्रेसी थी, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चल रही थी फौज के अंदर से। आर्मी ही उस सबको टेकअप कर रही थी। फिर उसके बाद फर्स्ट मिलिट्री रूल आया। तो फर्स्ट मिलिट्री रूल में 1958 टू 1971 ये अयूब खान ने कू के जरिए, एक मिलिट्री कू के जरिए 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया, जो कि अभी 1.5 साल पहले 1956 में, जो कि एक पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर हुआ था 1956 में, कोई 1.5 2 साल पहले उसको ख़त्म कर दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। और अयूब खान ने अपने पूरे दौर में एक समझ लें कि मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर ही कुछ डेमोक्रेटिक तजर्बात करने की कोशिश की, और बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उसने दिया, और लोकल गवर्नमेंट्स बनानी शुरू की। और लोकल गवर्नमेंट्स में जो छोटे छोटे काउंसलर वगैरह मुंतखब हुए, उनसे फिर अब वोट लेके तो 1962 में खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो खुद ही सदर बन गया। तो इस तरह करके ये उसने एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन, ये उसके दौर में आम थी। और हर चीज़ जो है उसकी पावर प्रेसिडेंट ही के पास थी, जो उसने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और पॉलिटिकल अपोजिशन को उसने बड़े अच्छे तरीके से का मतलब को बहुत ही जुल्म के साथ उसने सप्रेस किया। और यहाँ तक कि कायदे आज़म की जो बहन, जो मादर मिल्लत थी, फातिमा जिन्ना, उनकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। उनको बाकायदा कैद तो नहीं किया गया, लेकिन नज़रबंद उनको किया गया।
या नजरबंद करने वाली कुछ ऐसी मतलब चीजें थी। उसको एक हम लीगली शायद प्रॉपरली नजरबंद भी ना कह सकें, लेकिन कब ऐसा जरूर था कि उनकी मूवमेंट पे पाबंदी थी, और उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती थी। थोड़ा बहुत उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की कोशिश की 1964 में, तो फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई, और इस तरह से बहुत सारे और मामलात हुए। जो कि बहुत बदकिस्मती वाली बात है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वो बहन, जो कि कायद आजम के बाद अब अकेली थी, और उन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो एम था कि पाकिस्तान बनाना है, उसकी वजह से फातिमा जिन्ना, जो कि खुद डेंटल सर्जन थी और डेंटिस्ट थी, उन्होंने अपनी कोई प्रैक्टिस भी नहीं की। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, क्योंकि भाई ने भी शादी नहीं की थी, तो उन्होंने घर गृहस्थी के मामलात में भाई का साथ दिया, और पाकिस्तान बनने में उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। लेकिन उम्र के आखिरी हिस्सा में ये अफसोस की बात है कि उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और जिससे वो बहुत दिल बर्दाश्त था। और फिर उसके बाद क्राइसिस और ब्रेकअप 1971 आ गया। 1970 में पाकिस्तान के पहले इलेक्शन हो गए थे, अयूब खान चला गया था, याहिया खान ने इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इलेक्शन के रिजल्ट को माना नहीं गया। पॉलिटिकल मतलब ये जो समझ लें ये कि 1971 में इलेक्शन हुआ, सॉरी 1970 में इलेक्शन हुआ, और उसके रिजल्ट को नहीं माना गया, और एक पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने अपने आप को डिक्लेयर किया, पाकिस्तान टूट गया, फॉल ऑफ ढाका हो गया। और इसकी जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रेपोकेशंस एंड इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुए। मतलब पाकिस्तान जो एक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेशक जा रहा था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया। मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उन लोगों ने जो पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, वो शायद हमसे जल्दी बना लेते, लेकिन वो हमसे अलग। तो इसके साथ ही फिर क्वेश्चंस हमारी नेशनल आइडेंटिटी पे और यूनिटी पे भी आना शुरू हो गए कि भाई पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो टूट गया, तो अब पाकिस्तान क्या बाकी, क्या पाकिस्तान को बाकी रहना भी चाहिए, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई। तो बहरहाल मजीद आगे करते हैं बात। फिर भुट्टो इरा आता है 1971 से लेकर 77 तक। जुल्फकार अली भुट्टो पावर में आया। पहले वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बना। फिर जब 1973 का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि भुट्टो ने बनाया, और उसी असम्बली ने मंजूर किया उसे, भुट्टो की असम्बली ने। तो 1973 के बाद फिर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बना। तो उसकी जो पॉलिसीज थी भुट्टो की, वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज थी, और उसने नेशनलाइजेशन ड्राइव एक शुरू की कि जितने भी बड़े बड़े इदारे थे प्राइवेट, बेशक वो तालीमी इदारे थे या सनती इदारे थे या किसी भी तरह के इदारे थे, उनको नेशनलाइज कर लिया, उनको कौमी मलकियत में ले लिया। ठीक है, ये सोशलिस्टिक पॉलिसीज का नतीजा था ना। उनको उसमें ले लिया। और और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उसने काफ़ी हद तक की, लेकिन वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स असल में उसी के उसके उसके लिए मतलब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उसने की, लेकिन अपने तरीके से करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी सोच जो है वो सोशलिस्टिक थी। बेसिकली अगर कहा जाए ना तो भुट्टो की अपनी सोच बेसिकली सोशलिस्टिक भी नहीं थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो भुट्टो जो है वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहा था हिस्ट्री में, और उस दौर में अपने लिए एक स्पेस पैदा करनी चाह रहा था। और उस स्पेस पैदा करने के लिए उसने जो टूल यूज किया वो था एंटी अमेरिकन स्लोगन का। कि उसने कहा कि अमेरिका से दूरी इख्तियार की जाए, कि पाकिस्तान जो शुरू से लेकर अब तक अमेरिका के करीब है, तो वो अमेरिका से दूरी इख्तियार की जाए। तो अमेरिका से दूरी इख्तियार करने के लिए एक तरफ तो उसने सोशलिस्टिक पॉलिसीज बनाई, और ताकि रशिया के करीब थोड़ा सा हुआ जा सके, और दूसरी तरफ उसने
इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जो कि 1969 में नई नई इस्लामिक ओआईसी बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वो जो ओआईसी 1969 में बनी थी, वो ताज़ा ताज़ा बनी थी, तो उसका भी एक प्लेटफॉर्म उसने यूज़ करने की कोशिश की। और 1974 में इस्लामी सरबराहान की, जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी पाकिस्तान में दूसरी हुई, लाहौर में। तो दूसरे लफ्जों में कि भुट्टो कोई मेंटली सोशलिस्टिक उस तरह से नहीं था, वो तो खुद वडेरा शाही की पैदावार था। लेकिन उसने ये देखा कि कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो उसने फिर एंटी अमेरिकन, जो कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तानियों की कौम की सोच एंटी अमेरिकन हो चुकी थी काफी हद तक उस वक्त तक, उसने उसको कैच करने के लिए एक तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एक लबादा उड़ा, फिर दूसरी तरफ उसने सोशलिस्टिक चीज़ें लाने की कोशिश की, ताकि किसी तरह से अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सके। तो यस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई। वो कुछ लोग उसको तारीफ करते हैं, कुछ तनकीद भी करते हैं, लेकिन जाहिर है कि सारी बातें ही तनकीद वाली नहीं हैं और सारी ही तारीफ वाली नहीं हैं। इसके लिए अलग से हम एक अगर सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम कुछ मज़ीद बात कर सकेंगे। और सेकंड मिलिट्री रूल हमारा आया जी 1977 में, 5 जुलाई 1977। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, जो कि 88 तक रहा। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, और इस्लामिक पॉलिसीज और वो सप्रेशन ऑफ डिसेंट, ठीक है, और एग्जीक्यूशन ऑफ भुट्टो एंड पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, मतलब भुट्टो को फांसी उसने दी, ठीक है। अब लोग तो मतलब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के ताने बाने तो इधर ही जाते हैं कि ज़ियाउल हक जो है वो जाहिर है कि हम आर्मी का चीफ था, तो उसने किसी हद तक अमेरिकन पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, बल्कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। और भुट्टो को जो फांसी दी गई, वो भी असल में सज़ा थी उस चीज़ की कि जो उसने अमेरिकन मुखालिफ जो है वो एक ब्लॉग उसने बनाया, तो या बनाने की कोशिश की। तो ये भुट्टो को फांसी देने के बाद फिर अब जाहिर है कि ज़ियाउल हक को भी अपने आप को जस्टिफाई करना था। तो वो जस्टिफाई करने के लिए उसने फिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, और उसने जनाब पीटीवी पे जो है वो दुपट्टे का कल्चर आम कर दिया कि जी दुपट्टा होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने स्कूल्स कॉलेजेस में जोहर की नमाज को लाजमी करार दे दिया कि उसका इंतज़ाम होना चाहिए। मतलब क्या है कि उसने ऐसे मेयर्स लिए कि जिससे ये शो हो कि वो बड़ा इस्लामी है। असल में उसने कौम के लिए, कौम के सामने अपनी जगह बनानी थी। तो वो ये जगह बनाने में काफ़ी हद तक इस तरह से कामयाब रहा। और साथ ही 1979 में रूस ने जब हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका फिर पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन की मदद की। पहले तो अफगान मुजाहिदीन तैयार किए, मतलब ये एक बात ऑन द रिकॉर्ड है, असफंद यार वली जो ये कह चुके हैं कि ज़ियाद दौर से पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो मदरसों की तादाद है वो 10% भी नहीं थी उस तादाद का जो कि ज़ियाद दौर में नए बने, केपीके में मदरसे। तो वो किस लिए बने? वो इसीलिए बने कि वहाँ से मुजाहिदीन तैयार किए जाएं, और इस्लाम के नाम पे एक जंग हो रही है जी अफगानिस्तान में, और वो लिबादा ओढ़ के और वो सारा वहाँ पे भेजे जाएं, और वो भेजे जाते रहे। पैसा सारा अमरीकी यूज़ हो रहा था, और कौम निस्बतन खुश इसलिए थी क्योंकि इतनी अमरीकी इमदाद आ रही थी, और ज़ियाउल हक उस इमदाद को पाकिस्तान में भी यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही थी, मुआशी खुशहाली काफ़ी हद तक थी, लोग खुशहाल थे और लोग मुतमईन थे। तो काम चल रहा था, लोगों को क्या परवाह कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा
जो वेस्ट पाकिस्तान बच गया था उसमें इतनी एजुकेशन तो थी ही नहीं कि लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कुछ जद्दोजहद करते। जो चंद लोग कर रहे थे उनकी अभी तक उतनी सुनवाई होती नहीं थी। तो इस वजह से ज़ियाउल हक ने अपने दौर में बड़े सुकून से बड़ी अच्छी हुकूमत की। और बड़ी अच्छी का मतलब ये है कि जैसे वो चाहता था उसने की। और साथ साथ वही के अमेरिका को पूरी उसने सपोर्ट दी। और ये पॉइंट आ गया कि 1989 में फिर रूस जो है वो टूट गया और अफगानिस्तान से निकल गया। और उससे एक साल पहले ज़ियाउल हक का तैयारा जो है वो 1988 में बहावलपुर से उड़ा और तैयारा तबाह हो गया और उसी में ज़ियाउल हक भी मारा गया। और उसके साथ और भी कुछ लोग जो हैं वो मिलिट्री के लोग थे और प्लस मिलिट्री के लोग थे और प्लस जो है वो अपना अमेरिकन भी दो सफीर उनके थे वो भी। और इस तरह करके वो उस तैयारे में सब सवार थे और 1988 में बहरहाल सेकंड मिलिट्री रूल जो है उसका खात्मा हुआ। और उसके बाद फिर आ जाता है जी 1988 से 1999 तक का दौर, जो कि एक ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल थी। 1988 में जब ज़ियाउल हक की डेथ हुई तो उस वक्त उससे 3 साल पहले 1985 में असम्बलियां बन चुकी थीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी तरह से किसी हद तक शुरू हो चुका था। और 85 में मोहम्मद खान जनेजो को वजीर आज़म बना दिया गया था। तो लेकिन ये है कि ये जब तैयारा उसका फटा है, तैयारा उसका एक्सप्लोड हुआ है और वो ज़ियाउल हक मरा है, तो उस वक्त कोई हुकूमत नहीं थी बल्कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 1986 में पाकिस्तान आ चुकी थी, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था और भुट्टो को अगले इलेक्शन करवाने थे। और 1988 के इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हो चुके थे और इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी। और ज़ियाउल हक जो है वो उस वक्त सदर के तौर पर भी और मिलिट्री चीफ के तौर पर, आर्मी चीफ के तौर पर भी काम कर रहे थे। तो जैसे ही वो उसका उनका तैयारा जो है वो क्रैश हुआ तो उसमें मिलिट्री में नेक्स्ट जो आर्मी चीफ आए वो असलम बेग थे। और दूसरी तरफ जो सदर बन गए वो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट जो थे गुलाम इसहाक खान, वो सदर बन गए क्योंकि जाहिर है बाय डिफॉल्ट उन्होंने ही बना था। तो अब ये ट्रांजिशन हुई और इलेक्शन हुए और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई। और उसके बाद 90 फिर वो उस हुकूमत को जनरल सॉरी जो गुलाम इसहाक खान थे वो रिटायर्ड जो है वो ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने हुकूमत को 8वीं तरमीम के थ्रू चलता किया। जिस 8वीं तरमीम को इस्तेमाल करके भुट्टो ने जनेजो सॉरी ज़ियाउल हक ने जनेजो की गवर्नमेंट ख़त्म की थी, उसी 8वीं तरमीम को यूज़ करके गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर गवर्नमेंट को ख़त्म किया। और 90 में फिर इलेक्शन हुए तो 90 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। फिर उनको भी गुलाम इसहाक खान ने चलता किया। तो 93 तक उनका दौर रहा। 94 में फिर 94 के स्टार्ट में फिर बेनज़ीर आ गई। बेनज़ीर जो है वो 96 तक रही। फिर 97 में इलेक्शन हुए और 97 के स्टार्ट से लेकर या 90 तकरीबन 96 के एंड में वो जब गवर्नमेंट बन गई थी तो 99 तक फिर नवाज शरीफ की हुकूमत रही। तो इस तरह से दो बारियां नवाज शरीफ की और 2 बारियां बेनज़ीर की इसमें हुई। इस सारे अरसे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, हर 2 ढाई साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। फिर उसके बाद करप्शन का बहुत बड़ा चैलेंज था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा चैलेंज था, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत चल भी नहीं पाती थी और चलने दी भी नहीं जाती थी, दोनों बातें थी। चल ना पाने की वजह ये थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी,
अफगान जो रेफ्यूजीज थे उनका हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था। अमेरिका बगैर किसी हेल्प किए निकल गया इस इलाके से। उधर अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई, 4-5 साल, 5 एक साल तकरीबन सिविल वॉर छिड़ी रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी जो है उधर उस सिविल वॉर को भी देख रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर उसका असर ना आए। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस दौर में थे। तो इसलिए पॉलिटिकल जो इदारे थे वो भी उस तरह से चल नहीं सके। फिर उसके बाद 1999 में मुशर्रफ का दौर आ गया जिसने इमरजेंसी लगाई। मुशर्रफ ने अपने दौर को, अपने इस हुकूमत को मार्शल लॉ तो नहीं कहा, लेकिन मुशर्रफ ने बहरहाल एक अदालत से रुजू किया और अदालत ने 1999 में उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन दी। और वो रिलैक्सेशन की वजह से मुशर्रफ को चीफ एग्जेक्टिव का एक नाम दिया गया 3 साल के लिए, 2002 तक। मतलब वो आर्मी चीफ भी था एक ही टाइम में और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री भी था, और वो अदालत की तरफ से 3 साल का कवर उसको दिया गया। वो भी नजरिया ज़रूरत ही एक था, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले से चलता आ रहा। जो भुट्टो को, जो उससे पहले अयूब खान को भी मिला था और याहिया खान को भी मिला था और जियाउल हक को भी मिला था, तो इसको भी मिल गया। और उसके बाद फिर 2002 में उसने इलेक्शन करवाए और गवर्नमेंट आई, लेकिन सदर वो खुद ही रहा और आर्मी चीफ भी खुद ही रहा। और वो वर्दी में आर्मी चीफ, जैसे इससे वो वर्दी में आर्मी चीफ तो था, सॉरी, वो वर्दी में ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक नई चीज थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इससे पहले भी रहे। अयूब खान भी ऐसे ही था। तो बहरहाल मिलिट्री रूल एंड सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, ठीक है, ये सब कुछ आपको मैंने बताया। और फिर एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट 2002 में आई जो कि 2007 तक चलती रही। 5 साल उसने अपने पूरे किए। ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट थी, जी पहली असम्बली थी कि जिसने अपने 5 साल बाकायदा पूरे किए थे। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए थे। उससे पहले ही या तो इलेक्शन करवाने पड़ गए थे या उनको हटा दिया। लेकिन बहरहाल इसमें भी 3 वजीर आजम चेंज हुए थे। सबसे पहले जफरुल्लाह जमाली को बनाया गया, फिर उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन को बनाया गया और फिर उसके बाद शौकत अजीज को बनाया गया। तो इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। अब जाहिर है जब इतने वजीर आजम चेंज हुए थे तो किसकी हुकूमत चल रही थी और बात किसकी चल रही थी वो आपके सामने। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन फिर आई और 2008 से लेकर 2022 तक, अब तक का ये जो दौर चलता आ रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक दौर कहा जा सकता है। और 2008 के बाद से लेकर अब तक कोई मार्शल लॉ या कोई फौजी डिक्टेटर ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं आया। एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आ गई और 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी बन गए। और परवेज़ मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत कर दिया गया। वो वर्दी में ही सदर थे। और जब उनको रुखसत किया गया तो साथ ही 2 सीट्स खाली हुई, एक आर्मी चीफ की जिसपे अशफाक परवेज गिलानी आ गए, और दूसरी प्रेसिडेंट की जिसके लिए प्रेसिडेंट जरदारी इलेक्ट हुए। तो बहरहाल बहुत सारे चैलेंजेस इस दौर में भी थे, टेररिज्म के इश्यूज और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक कर चुका था और उसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा था। और फिर वही अफगान रेफ्यूजीज और टेररिज्म और उसका असर और पाकिस्तान के एरियाज में उसकी हिमायत और ये सब कुछ चल रहा था। अब 2022 से लेकर अब जो 2024 तक है, इस वक्त हम 2024 में बैठे बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंटरवेंशन है, बिहाइंड द सीन है। लेकिन 2022 में इमरान खान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको नो कॉन्फिडेंस के, पाकिस्तान में पहली बार नो कॉन्फिडेंस के थ्रू किसी भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया।
पहले तो ये होता था कि नो कॉन्फिडेंस का सिर्फ डरावा दिया जाता था, वो खुद रिजाइन कर जाते थे। लेकिन ये बाकायदा नो कॉन्फिडेंस हुआ, और बाकायदा जो है वो नो कॉन्फिडेंस के थ्रू पाकिस्तान अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एलाइज थे उनको हटाया गया, और वोट कम किए गए इमरान खान के, और एक रिजीम चेंज किया गया, जिसके लिए अ, अभी भी उसके रेपरकशंस मौजूद हैं, बल्कि बहुत हैवीली मौजूद हैं। 2022 में उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया। फिर उसके बाद दोनों असम्बलियां केपी और पंजाब की उसने तोड़ दी, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन उस असम्बलियां टूटने के बावजूद भी वहां पे इलेक्शन नहीं करवाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ, और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कोई कवर नहीं दिया जा सका कि वो इलेक्शन क्यों डिले हुए थे। और आखिरकार जनरल इलेक्शन करवाए गए 2024 में, फरवरी 8 2024। और वो भी पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़िया तरीन इलेक्शन थे कि जिसको किसी पार्टी ने नहीं माना। लेकिन उस इलेक्शन को बहुत ही भोंडे तरीके से मैनेज किया गया, जो कि इतना ब्लैटेंट था, इतना ब्लैटेंट इंटरवेंशन थी पूरे प्रोसेस में। और अभी तक उसके ऊपर केसेस लगे हुए हैं अदालतों में और सुनवाई ही नहीं हो रही। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो मामलात हैं, वो अ, अभी तक सेटल नहीं हुए। कि फॉर्म 45 वो पेपर होता है जो कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करके देता है, और और वो जो सारे फॉर्म 47 फिर इकट्ठे फॉर्म 45 इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे हो के उनको एक्यूमुलेट करके सारे फिगर्स को, और एक जो फाइनल फॉर्म एक हल्के का बनाया जाता है जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, वो होता है फॉर्म 47। तो अब पाकिस्तान में इस तरह के इलेक्शन ये वाले करवाए गए कि फॉर्म 47 ही सिर्फ बना दिए गए, और फॉर्म 47 तो फॉर्म 45 उसके साथ मैच नहीं करते। और केस लगे हुए हैं अदालतों में, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इसमें सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस भी कहें और बदयांती भी कहें, डिसऑनेस्टी भी कहें, तो उसका मुर्तकिब हुआ है। और ये चीज़ें अभी तक हमारी पेंडिंग हैं। आगे चल के हिस्ट्री में जाहिर है इन्होंने सेटल होना है। लेकिन पाकिस्तान में जो जुडिशरी है, अब वो रिलेटिवली इतनी स्ट्रांग है कि अब वो अपने ओपन डिसीजंस दे रही है। यस, जुडिशरी में भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो इस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को मैनेज करने में शामिल थे। लेकिन लेकिन अब जुडिशरी पाकिस्तान में ना 1958 वाली है, ना 1969 वाली है, ना 1970 78 और 79 वाली है। ठीक है। और ना जुडिशरी 90s वाली है। ठीक है। लेकिन बहरहाल जुडिशरी का जो पहला एक समझ लें, जुडिशरी की तरफ से वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जुडिशरी में स्टॉलवर्ड्स रहे हैं। लेकिन 90s में जब एक दफ़ा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई 1993 में, तो उस वक्त जस्टिस नसीम हसन शाह थे कि जिन्होंने उस डिसीजन को रिवर्ट कर दिया, और नवाज शरीफ दोबारा पावर में आ गए। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ की अपनी तरबियत में भी दंगा फसाद था, तो उसने फिर दोबारा पंगा लिया, और एक स्मूथ सेलिंग की बजाय फिर आखिरकार ये हुआ कि आर्मी चीफ को इंटरवेंशन करके, तो वो जो अ, एक रिजाइन करवाना पड़ा। और फिर रिजाइन क्या हुआ कि रिजाइन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का हुआ। तो लेकिन बहरहाल जुडिशरी में पहली करवट जो आई थी वो 90s में आई थी, जस्टिस नसीम हसन शाह ने जब असेंबली को रिस्टोर कर दिया था। और उसके बाद भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी जुडिशरी को काफ़ी एम्पावर किया, लेकिन उसका जुडिशल एक्टिविज्म शायद हद से बड़ा हुआ था, तो इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो कोई बहुत अच्छे जज के तौर पर तो नहीं जाने जाएंगे ओवरऑल। लेकिन उनके बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे। उनका मिलिट्री रूलर यानी कि मुशर्रफ के सामने खड़े हो जाना, ये एक बहुत बड़ा उनका एक पॉजिटिव साइड समझी जा सकती है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की।
और अब बड़े जो आप समझ लें जुडिशरी के स्टॉलवर्ड्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस और हाई कोर्ट्स में बैठे हुए जजेस, उनमें से अब मेजॉरिटी ऐसे हैं कि जो कानून के तौर पर और एक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अपने अपना नाम रखते हैं। और वो अभी तक अदालतों में ये चीज़ें चल रही हैं, और जाहिर है कि अदालत ही है जिसने हिस्ट्री के इस सारे कोर्स को एक अपना ऑन द राइट डायरेक्शन रखना होता है कि चीज़ें जो है वो एक तो सही तौर पर हों, और कुछ जो गलत हो गई हैं उनके बारे में गलत का फैसला और सही का फैसला वो अदालतों ने ही करना होता है। तो बहरहाल ये सिचुएशन अभी तक चल रही है। ये एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों को दिया। आई होप कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वैसे तो अभी ये जो मैंने हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन आपके सामने रखी है, इस प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी बातें मैंने कर दी, लेकिन आप लोगों को पॉइंट्स देने के लिए मैं थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर देता हूँ पॉइंट वाइज भी। जितना टाइम पहले हमारा लगा है इस लेक्चर में अभी तक, उतना तो शायद अभी तक नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के मतलब एंड पे मैं जब कंक्लूड करूंगा तो फिर सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल हम चलते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए आज के दिन में प्रेजेंट टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को किस तरह से वो सामने हमारे सामने आ रहे हैं और कैसे हम उनको देखते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगे और कुछ आज के भी होंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज था वो ये था कि मुस्लिम लीग जो कि पाकिस्तान बनाने वाली जमात थी, उसमें काफ़ी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। और जब वो फ्यूडल लॉर्ड्स खुद वो पाकिस्तान बनाने में शामिल थे, तो फ्यूडल लॉर्ड्स को तो डेमोक्रेसी सूट ही नहीं करती। इस वजह से मुस्लिम लीग के अंदर खुद जमहूरियत नहीं थी। तो अपना ये समझ लें कि मुस्लिम लीग में कायदे आजम के अलावा कोई वर्किंग क्लास का बंदा ही नहीं था। सारे नवाब, नवाबजादा, सरदार और मखदूम और सारे इस तरह के लोग थे। तो वो खुद कितने एक मेंटली डेमोक्रेटिक होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो है वो एक तरह से मिसिंग थी। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त इस समय हमारा वेस्ट पाकिस्तान है जो कि असल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज था, इसमें लोग या तो बहुत गरीब और बहुत कम पढ़े लिखे थे, या फिर टॉप लेवल के फ्यूडल लॉर्ड्स और इस तरह के लोग थे, जागीरदार लोग थे। तो इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का पिनपना और शुरू में बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बन जाना ये बहुत मुश्किल था, जो कि जाहिर है नहीं बना। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही तकरीबन फौत हो गए, और उनके जाने के बाद एक ऐसा लीडरशिप का गैप आया, और लियाकत अली खान को भी असैसिनेट कर दिया गया, जो कि आज तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका कि लियाकत अली खान को असैसिनेट किसने किया है, उनको उनको किसने कत्ल किया था 1951 में, आज तक फैसला नहीं हो सका। फिर जिन्ना ने ये कहा कि मेरी पॉकेट में खोटे सिक्के हैं। अब क्या उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन कम से कम ये लिखा गया, और ये मेरे नॉलेज के मुताबिक फातिमा जिन्ना ने अपनी जो बुक है माय ब्रदर, उसमें ये लिखा। तो इसके बाद मतलब ये है कि लीडरशिप का एक ऐसा गैप आया जो कि फिर फुलफिल हो ही नहीं सका। और ये बड़ी मज़ाक़ खेज बात है कि पाकिस्तान में शुरू शुरू में ऐसे मिनिस्टर्स बनाए गए कि जिनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई सीट ही नहीं थी, वो पॉलिटिशियंस ही नहीं थे। कोई एक्स ब्यूरोक्रेट है, कोई एक्स मिलिट्री मैन है, ठीक है, कोई और थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, कोई टेक्नोक्रेट है, मतलब कोई थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड रखता है, कोई इंडस्ट्री का बैकग्राउंड रखता है, बस वजीर वजीर बना दिए गए। और कोई उनकी काबिलियत नहीं देखी गई, कोई उनकी लोगों के अंदर, मैसेज के अंदर उनकी वर्थ नहीं देखी गई। तो क्योंकि लीडरशिप का वॉइड था, लीडरशिप का गैप था, कोई सही लीडरशिप, जो सही ट्रू लीडरशिप लोगों में से आनी थी वो थी नहीं। फिर रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म, ये पाकिस्तान में शुरू से लेकर आज तक मसला हल ही नहीं हो सका। कुछ लोग रिलीजियस माइंडेड हैं, कुछ लोग सेकुलर माइंडेड हैं।
अब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर नहीं बना, याद रखें, पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट के तौर पर बना है। और कायदे आजम की अगस्त 11 1947 की जो तकरीर है, उसका ये हिस्सा बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि रिलीजन और कास्ट और क्रीड हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। कि ये जो रिलीजन है, या आपका रिलीजन, आपका कास्ट, आपका क्रीड, ये सारा आपका कोई भी अकीदा है, आपका कोई भी रिलीजन है, आपकी कोई भी ज़ात बरादरी है, इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप स्टेट के साथ क्या है। ठीक है, मतलब स्टेट आपके रिलीजन की बेस पे कभी भी कुछ फैसला नहीं करेगी। ठीक है। और ये जो एक मतलब बाद में इसमें कुछ चीजें आई भी, और फिर बहरहाल आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे बात, ये बात अच्छे तरीके से डिटर्मन हो जाती है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक थियोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान एक थियोक्रेसी के तौर पर नहीं बना, पाकिस्तान एक मजहबी रियासत के तौर पर नहीं बना। दुनिया की वाहिद रियासत जो मजहबी तौर पर बनी है वो इजराइल। ठीक है, कि जिनका बेसिक रियासत का मजहब ही, रियासत का जो मजहब है उनका वही जियोइज्म है। पाकिस्तान में रियासत का कोई मजहब नहीं था। कायदे आजम की ये तकरीर हमें वाज़ेह तौर पर बताती है। लेकिन फिर बाद में कायदे आजम के जाने के बाद कुछ ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से ये रिलीजियस लोग कुछ मजीद ताकतवर हुए, और इस पॉइंट तक बातें पहुंची कि अब पाकिस्तान में की पोस्ट पे बैठने वाला कोई भी बंदा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। वो की पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह की हैं, गवर्नर वगैरह। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में बनाई गई रिलीजियस लोगों को पैसिफाई करने के लिए। रिलीजियस लोग जो कि पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे और इस तरह से इसका निज़ाम चलाना चाहते थे, और वो मैसेज को, जो जनरल पब्लिक है जो कि अनपढ़ थी, उनको कायल करने में कामयाब हो भी गए, क्योंकि मज़हब के नाम पे लोगों को इमोशनल बनाना तो बड़ा आसान होता है, और उन्होंने बना भी लिया। जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव हमारी बॉडी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसने 1949 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मुकासद पास की, कि जिसमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो कि बना नहीं था, तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए 1949 में, उनमें ये सारी इस्लामिक इंजंक्शंस जो हैं वो ऐड की गई, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज की तरफ से आज तक भी सपोर्ट नहीं की गई। लेकिन चूंकि वो मौजूद हैं और उनको हिलाने का अभी तक कोई भी जुर्रत नहीं कर सका। खैर, उनको हिलाए बगैर भी पाकिस्तान का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनफैक्ट इन इट्स रियल सेंस कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और आगे चल के हो सकता है ये कभी नल और वाइट भी हो जाए हिस्ट्री में, लेकिन ये ना भी हो तो ये कोई इसको रिलीजियस स्टेट बनाने की तरफ कोई कदम नहीं। ठीक है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में रिलीजन और सेकुलरिज्म की जंग हमेशा से चलती रही। भुट्टो दौर में ये थोड़ा सा सोशलिस्टिक फीलिंग आने की वजह से वो लोगों को लगा कि शायद ये रिलीजन के खिलाफ जा रहा है, तो उसके खिलाफ फिर वो निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक भी चली भुट्टो के खिलाफ, जिसकी वजह से भुट्टो को उतार दिया गया। अब मसला ये है कि जो ये जो रिलीजन और सेकुलरिज्म की जंग है, ये अभी तक भी उसी तरह चल रही है, और आप लोगों को इसके बहुत सारे और भी जो अ, कई तरह इसकी मैनिफेस्टेशन सामने आ जाती हैं। ये एक सोचने वाली बात है, और पाकिस्तान के लिए ये एक सोचने वाला नुक्ता है। अभी तक चल रही है, और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये एक चैलेंज है, और अभी तक है। इसके बाद ये डिलेड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 9 साल लग गए, और 9 साल में बना है, और 2 साल में उसको हटा के मार्शल लॉ भी लग गया। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर 1962 में बना, वो भी कुछ अरसा चला, और 9 साल के बाद वो भी खत्म हो गया, और 73 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि फॉल ऑफ ढाका के शेडो में बना था,
और अब तक कई दफ़ा अमेंड हो चुका है, और उसके अंदर कोई 20 के करीब अमेंडमेंट्स अब तक आ चुकी हैं। 20 हैं, ये 21 है। बहरहाल थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो बना वो अब तक चल रहा है। वीक पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा, लेकिन ये है कि ये बहरहाल एक डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज ज़रूर है कि शुरू शुरू में जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में प्रॉब्लम्स आई, वो भी डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज था। और अब ये जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और उसको बनने में आए दिन कोई ना कोई चेंजेस होती रहती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम और एक चैलेंज जरूर है। फिर उसके बाद ये वीक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इन फाइट। पाकिस्तान में एक तो पॉलिटिकल पार्टीज वीक हैं, और दूसरा उसकी इन फाइटिंग है, उनके अंदर बहुत सारे धड़े बन जाते हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान में एक वैक्यूम की सिचुएशन, पॉलिटिकल वैक्यूम की सिचुएशन शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी हद तक अब रिमूव हो रही है, और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन हो रहा है। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान जिस जमात ने बनाया वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, और बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक लीडर्स जो मुस्लिम लीग के थे वो पाकिस्तान में आए ही नहीं, क्योंकि उनकी रूट्स, उनकी जायदादें, उनका सब कुछ इंडिया में था। वो यूपी के रहने वाले, सीपी के रहने वाले, ठीक है, मशरकी बंगाल के रहने वाले, मगरबी बंगाल के रहने वाले, और बॉम्बे के रहने वाले, बड़े पढ़े लिखे इलाकों के रहने वाले, कायदे आजम खुद मुंबई के रहने वाले थे और कराची में शिफ्ट हुए थे। तो इस तरह बहुत कम, नवाबजादा लियाकत अली खान यूपी के रहने वाले थे, जो कि करनाल के, तो जो कि इधर शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान में। तो लेकिन और बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो कि इधर शिफ्ट ही नहीं हुए पाकिस्तान में। तो इसका मतलब कि जो ट्रू एक सेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान में आई ही नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान में शुरू में अगर हम देखें तो मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग एक सियासी जमात बन के उभरी, मुस्लिम लीग ओवरऑल थी, ठीक है। फिर बीच में जमात इस्लामी भी बन गई, जो कि जिसकी रूट्स थी मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में। लेकिन कोई भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सियासी जमात नहीं बन सकी। उसकी रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं, स्पेशली मगरबी पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त पाकिस्तान है, उनको खुद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, ट्रेडिशंस का पता ही नहीं कि असल में डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, कुछ कुछ पार्टियां बनी तो वो मजहब की बेस पे बनी, कुछ बनी तो वो खानदानी बेस पे बनी, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि वो जो बनी भी, उनके अंदर फाइटिंग इतनी हुई कि वो उनका अपना इम्पैक्ट ही नहीं था। तो इसलिए पॉलिटिकल वैक्यूम की चीज़ें चलती रहीं। और आप एक अलग से, मैं एक इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कितनी बनी और कितने उनके फिर टुकड़े हुए। और फिर उसके बाद ये भी बात मैंने बता दी कि कुछ लीडर जो माइग्रेटेड होके पाकिस्तान में आए भी, उनकी पाकिस्तान में रूट्स नहीं थी, ठीक है। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे जिनकी अपनी रूट्स अपने इलाकों में थी, बंगाल के लीडर्स, उनकी जो हमारे कैपिटल थे, पहले कराची था और बाद में इस्लामाबाद बन गया, उनके अंदर कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वो सारा होल्डेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट था, जिसकी वजह से एक ईस्ट पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मसला पैदा हुआ और वो हमसे अलग हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वीक पॉलिटिकल लीडर्स वीक थे, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग थी, भी एक प्रॉब्लम था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज की मैसेज के अंदर रूट्स का ना होना भी ये एक रीजन इसकी है। और इसके बाद ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर नहीं था, वेस्ट पाकिस्तान में स्पेशली, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद है डिलेड इलेक्शन, रिगिंग एंड अवॉइडेंस। पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन 1970 में हुआ है, और ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ है कि इसके बाद पाकिस्तान टूट गया, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1970 और 1947, 23 ईयर्स के बाद जाके पहला इलेक्शन हुआ, ठीक है। और उससे पहले
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी के थ्रू सारा कुछ चलता रहा। और पहला इलेक्शन 1970 में जाके हुआ, और उसके बाद फिर पाकिस्तान टूट गया। ठीक है, रूलिंग एलीट पाकिस्तान में काम करती रही, सिविल ब्यूरोक्रेट, माइग्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप एंड वीक पॉलिटिकल पार्टीज, जिनकी के रूट्स ही नहीं थी मैसेज के अंदर, वो भी इस चीज़ की वजह थी कि एक तो इलेक्शन देर से हुए, फिर अगर हुए तो उसमें धांधली हुई और उसमें वायलेंस का इतना बड़ा एलिमेंट आया कि जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो सही तौर पर जमहूरियत आनी चाहिए थी, वो नहीं आ सकी। और फिर उसके बाद जब 1977 का इलेक्शन हुआ, तो वो सेकंड इलेक्शन, उसको भी एक बड़ा धांधली ज़्यादा इलेक्शन समझा गया, कहा गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उस वक्त मौजूद थी, जिसने वो इलेक्शन करवाए, वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के दूसरे इलेक्शन थे और काफ़ी धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। लेकिन उतने धांधली ज़्यादा फिर भी नहीं थे जितने ये 24 में हुए हैं, ब्लैटेंट लेवल पे जितना जिस तरह रिगिंग हुई है। 1977 में तो चूंकि वो मिलिट्री की तरफ से भी, वो थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी वो था कि जी भुट्टो के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाना है, तो इसलिए फिर वो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलाई गई और वो मामला जो है उसको ख़राब से ख़राब तर किया गया, और वो होते रहे ऑब्वियसली। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भुट्टो बिल्कुल मासूम था, भुट्टो की भी बहुत सारी इसमें कोताहियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी। और बात चली गई फिर मार्शल लॉ की तरफ, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी और वर्सेस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान में ये हमेशा से ये सिस्टम रहा है कि पॉलिटिशियंस कभी भी इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सके कि वो सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के सामने खड़े हो सके। देखिए, एक बात हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि पॉलिटिशियन जो होता है ना, उसके पास एज अ पॉलिटिशियन कोई लीगल पावर नहीं होती कि वो हुक्म चला सके, जब तक कि वो कोई मिनिस्टर वगैरह ना बन जाए। ठीक है। लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो एसीडीसी हैं या जो मिलिट्री के अंदर लोग हैं, उनके पास तो वो तो किसी सीट पे बैठे हैं ना, उनके पास तो अथॉरिटी है। ठीक है। तो इसलिए फिर उनका मुकाबला करने के लिए सियासतदानों के पास क्या होना चाहिए, उनका मुकाबला, और सही सियासतदान ही असल में डेमोक्रेसी लेके आते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने तो सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को फॉलो करना होता है। तो पॉलिटिशियंस के पास कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके साथ वो ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला कर सके, और वो चीज है रूट्स इन द मैसेस। अवाम के अंदर उनकी जड़ें होनी चाहिए, और अवाम के अंदर जड़ें बनती हैं सच बोलने से और एथिक्स के साथ पॉलिटिक्स करने। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कायदे आजम लियाकत अली खान के बाद कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन आया हो जिसने एथिक्स के साथ सियासत की, जिसने अवाम के अंदर अपनी जड़ें बनाई हों। अवाम के अंदर जड़ें अगर किसी ने बनाई हैं तो वो भुट्टो ने बनाई हैं, और फिर उससे भी ज्यादा अब इमरान खान। ठीक है। मतलब अगर हम भुट्टो और इमरान खान का कंपैरिजन करें तो इमरान खान उससे फार अहेड है। इमरान खान उससे बहुत आगे है अवाम के अंदर अपनी जड़ें बनाने के रेफरेंस, क्योंकि अवाम के को उसके अंदर सच्चाई नजर आई। तो अब यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में खड़ा हो गया है। तो अब उसके मुकाबले में, अब वो सही मुकाबला हमें नजर आ रहा है कि जिसके थ्रू ये सारा कुछ चलता रहा। तो अब ये जो बेसिक चीज़ है जो सियासतदानों के पास होनी चाहिए, वो थी ही नहीं, यानी कि मोरालिटी। ठीक है। इसीलिए जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स है उसको या तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने लीड किया क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाले थे, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लीड किया क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाले थे, या पीरों ने, जो पीरों के जो साहिबजादे और मखदूम, उन्होंने लीड किया क्योंकि वो अपनी एक फॉलोइंग पहले से ही रखते थे, या मौलवियों ने लीड किया क्योंकि वो भी एक अपनी फॉलोइंग पहले से रखते थे। मतलब कोई ट्रू पॉलिटिशियन तो आया ही नहीं।
हर हर वो हर वो तबका पॉलिटिशियन बना है जो कि बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं था। ट्रू पॉलिटिशियन तो आया ही कोई नहीं अभी तक। ठीक है। तो इस हवाले से फिर वो मोरालिटी का एलिमेंट जो लेके आएगा वही ट्रू पॉलिटिशियन होगा ना। तो इसलिए फिर अभी तक पाकिस्तान में ट्रू पॉलिटिशियंस का फुकदान है। हाँ, लेकिन बिल्कुल जो बात कहने वाली है वो कहनी चाहिए कि भुट्टो ने अवाम को काफी शऊर दिया। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने काफी हद तक अपने पर्सनल लेवल पे, उसकी पार्टी वो नहीं कर सकी जो वो पर्सनल लेवल पे करती रही, कि उसने अवाम को शऊर दिया और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की तरफ रुजू किया। और उसके बाद अब इमरान खान है कि जो इन द ट्रू सेंस लोगों के अंदर अंदर अपनी जड़ें रखता है और लोग उसकी बात सुनते हैं और उसको एक ट्रू पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। और फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकी बड़े बड़े, क्योंकि फ्यूडल्स ही सियासत में थे। तो लैंड रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकी उस तरह से। और नीचे तक डेमोक्रेसी का असर आज तक जा ही नहीं सका, ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद 1953 में एक एंटी अहमदिया मूवमेंट शुरू हुई अहमदियों के खिलाफ पाकिस्तान में। और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उस वक्त के उसको भी कंट्रोल नहीं कर सके। और फिर जनरल आजम खान ने फिर लाहौर में उसी मूवमेंट की वजह से 1953 में एक मार्शल लॉ लगा दिया। एक लाहौर की हद तक सिर्फ मार्शल लॉ लगा दिया जिससे हालात बड़े कंट्रोल में आ गए। अच्छा, इससे हालात जब कंट्रोल में आए, ये 53 की बात है, याद रखें, पाकिस्तान बनने से सिर्फ 6 साल बाद की बात। तो जब 6 साल बाद, हालांकि उस वक्त जाहिरी तौर पर गवर्नर मौजूद था, जाहिरी तौर पर पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे थे, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उतनी जाहिरी तौर पर इन नहीं थी, लेकिन उससे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जनरल आजम खान ने जब लाहौर के अंदर, लाहौर में ज़्यादा डिस्टरबेंस थी, और लाहौर के अंदर जब जनरल आजम खान ने मार्शल लॉ लगाया तो बहुत हालात कंट्रोल में आ गए। अब इससे जो आम लोग लोग थे, जो जनरल पब्लिक थी, उन्होंने ये सोचा कि मिलिट्री के आने से अगर हालात ठीक हो रहे हैं तो हमें क्या है, रहे मिलिट्री। ठीक है। तो इस तरह से एक एक्सेप्टेंस बननी शुरू हो गई लोगों के माइंड में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के। ठीक है। और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का और सिविल ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल एलीट का एक ऐसा नेक्सस बना कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगा, और आगे चल के उनकी आपस में बच्चों की शादियां होने लगी और उनकी रिश्तेदारियां और ये और वो। और एक ऐसा नेक्सस बन गया कि अगर आप गौर करें और इसके ऊपर थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और इंडस्ट्रियलिस्ट, इन चारों तबकों की आपस में कैसे रिश्तेदारियां बनी हैं, इनके ऊपर एक अलग से एक लेक्चर की जरूरत है। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री है जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए इस बात का। और ये भी डेमोक्रेसी के चैलेंजेस में एक चैलेंज मौजूद है। इस पॉइंट से बात ये मैं अब कर रहा हूँ कि जब जनरल आजम खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उस टाइम पे हालात चूंकि कंट्रोल में आ गए तो जनरल पब्लिक में मिलिट्री की एक्सेप्टेंस बनना शुरू हो गई। और ये याद रखें कि ये पहले मार्शल लॉ से भी पहले की बात है, उससे भी 5 साल पहले की बात है। इसका मतलब लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में ये बात आनी शुरू हो गई कि भाई अगर मिलिट्री मामलात को सही देख सकती है तो क्यों ना मिलिट्री ही आ जाए। फिर आगे चैलेंज है हमारा जी, कश्मीर डिस्प्यूट एंड सिक्योरिटी। कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से पाकिस्तान शुरू में ही ऐसे मामलात में उलझ गया कि जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट स्टेक हो गई। 1947 में कश्मीर पे कब्जा, इंडियन ऑक्यूपेशन हो गया, पाकिस्तान ने उसकी रेजिस्टेंस थी दी। फिर उसके बाद 1951 में कोई रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस एक हुआ जिसमें फैज अहमद फैज भी और जनरल अकबर खान, ये सोशलिस्टिक फीलिंग रखने वाले लोग थे। ये कहा गया कि जी ये रावलपिंडी साजिश साजिश केस थी, ये हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश थी। 1951 में बहरहाल ये भी पकड़ी गई।
फिर उसके बाद एंटी कादियानी मूवमेंट शुरू हुई, वो 1953 में थी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेसेशन बाय द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कलात, मतलब कलात का जो हुक्मरान था, जो राजा था उसका, उसने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर अपनी स्टेट को मर्ज कर दिया था, लेकिन 58 में उसने दोबारा अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया कि जी मैं इसको वापस लेता हूँ। अब इस और फिर वॉर्स हुई, 1948, 51, 65, 71, 84, 99 और 2000। इनमें से कुछ लिमिटेड वॉर्स थी और कुछ जो है वो बाकायदा जंगें थी। लेकिन बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी जो कि कश्मीर डिस्प्यूट और सिक्योरिटी एक टेंशन हमारे लिए बनी रही, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अपने आप को सिक्योर करने का और पाकिस्तान को सिक्योर करने का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा, अपने आप को सिक्योर करने का और पाकिस्तान को सिक्योर करने का। इसलिए फिर लोग, एक बड़े पढ़े लिखे तबके के अंदर भी ये सोच पैदा होनी शुरू हो गई कि भाई पहले हम अगर अपनी सिक्योरिटी के ऊपर सोच लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया तो हमें जीने नहीं दे रहा, इंडिया हमारा हमसाया, हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा है। तो भाई अगर हमारा सबसे पहली बुनियादी जरूरत सिक्योरिटी ही है, तो क्यों ना फिर मिलिट्री ही को सारे मामलात को देखने दिया जाए। तो वो जो मिलिट्री कभी बैकग्राउंड में रह के और कभी सामने आके हमारे मुल्क के हालात चलाती रही, वो खामखा नहीं था, उसकी जनरल पब्लिक में उसकी एक्सेप्टेंस बनी थी, तो ये होता रहा। ठीक है। और वो एक्सेप्टेंस इसलिए बनी थी कि हम शुरू से हमें प्रॉब्लम्स ही सिक्योरिटी के रहे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए फिर हैवी बजट जो है हमारा वो डिफेंस की तरफ जाता रहा, ये भी डेमोक्रेसी के लिए एक प्रॉब्लम रहा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो जाहिर है कि शुरू से हमारे जो मिलिट्री कूज आते रहे और डेमोक्रेटिक इदारे जो है वो सही तौर पर नहीं चलते रहे, सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर ही रही हमेशा, रीजंस हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपना वो एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं छोड़ सके और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रही, मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस सही तरह चल नहीं सके। और फिर करप्शन एक बहुत बड़ी रीज़न रही। पाकिस्तान जो है, अब भी अगर देखा जाए तो 23 की ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान 180 में से 133 नंबर पे है करप्शन में, यानी कि बहुत ही करप्ट मुल्कों में शामिल होता है। और फिर पब्लिक ट्रस्ट नहीं है लोगों का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ना लोगों का ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, पाकिस्तान में रिलीजन को बुनियाद बना के हमेशा से ही बहुत कुछ होता रहा। कभी लोग अपनी सियासत चमकाते रहे मजहब को बुनियाद बना के, और कभी ज़ियाउल हक मजहब को बुनियाद बना के अफगानिस्तान में खामखा की जंग लड़ता रहा। इसी वजह से फिर टेररिज्म भी हुआ, और रिलीजन बेस्ड टेररिज्म भी पाकिस्तान में रहा, एथनिसिटी बेस्ड टेररिज्म भी रहा कि जी सिंध में सिंधी और मुहाजिर, इसका कराची में कई दफ़ा इसका जो है ना वो ख़तरा हुआ और ये टेररिज्म हुआ। और फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत की तरफ से हुआ या अफगानिस्तान की तरफ से हुआ, वो भी है और वो आज भी चल रहा है कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में और वो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं। पाकिस्तान चौथा दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जो टेररिज्म से हिट हुए हैं, जो टेररिज्म से जिनका नुकसान हुआ। ठीक है। 2023 की कैलकुलेशन के मुताबिक 2000 सिर्फ 2023 में 1000 लोग हमारे टेररिज्म की वजह से मारे गए, और 2009 में 11,500 लोग, सिर्फ एक साल का ये हाईएस्ट नंबर है जो कि मारे गए। और बेसिकली 2000 के बाद, सन 2000 के बाद, 2000 के बाद जो है ना वो ये टेररिज्म वाला ज़्यादा एलिमेंट पाकिस्तान में आया, और उसके बाद से लेकर अब तक 68,000 लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं ओवरऑल, और उनमें सबसे ज़्यादा 2009 में मारे गए। एथनिक और रीजनल डिवाइड्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है। एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मतलब केपी में अगर देखा जाए तो पख्तून और सराइकी और हिंद को स्पीकिंग लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग अपनी वो पहचान रखते हैं, और अलग पहचान रखना कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक दूसरे के लिए नफरत रखना ये मसला है, और वो पाकिस्तान में है।
पंजाब के अगर इलाके को देखें तो इसमें पोठोहारी और पहाड़ी और सेंट्रल पंजाब जो बेसिक पंजाबी, और फिर आगे सराइकी, और इधर बलोची बेल्ट। मतलब ये एक रीजनल डिवाइड सी पाकिस्तान में रही है, और जहनों में अभी तक लोगों में एक दूसरे के लिए 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। प्रोविंसेस में भी आपस में टेंशन रही, कभी कालाबाग को लेके, कभी कालाबाग डैम को लेके, और कभी किसी तरह। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी रीजनल डिवाइड रही है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी सही तौर पर पनप ही नहीं सकी पाकिस्तान। उसके बाद वीक रूल ऑफ लॉ है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो 2023 की है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में 142 कंट्री में 142 में से 130 पे आता है। यानी कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बहुत वीक है। ये वो रूल ऑफ लॉ है कि जिसको रूल ऑफ लॉ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, कोई क्राइम जो है वो पाकिस्तान में सही तौर पर पनिश नहीं होता, रूल ऑफ लॉ, लोगों को सिक्योरिटी फील नहीं होती, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर तरफ होती हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की। तो जाहिर है कि ये चीज़ें फिर डेमोक्रेसी को तो पनपने नहीं दे सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे जहनों में पनपती है। इकोनॉमिक इक्वेलिटी है। पाकिस्तान में रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, और जब वो गैप बढ़ता जा रहा है तो फिर मिडिल क्लास तो श्रिंक होती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है, और मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में कन्वर्ट होती जा रही है। 2009 में हमारा जो ये इंडेक्स था, इक्वालिटी इंडेक्स, वो 62.8% था, और अब जो है वो 2023 में आके वो 69.3% हो गया, यानी कि वो गैप बढ़ गया है। और ये गैप बढ़ता जा रहा है, और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो खतरनाक है। और 2023 में पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी है, $1474। ठीक है, और ये पाकिस्तान में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 37.2% हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और ये वो तबका है कि जिन बेचारों को अपनी रोटी की इतनी फिक्र है कि उनको क्या पता डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी के लिए जाहिर है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। इसके बाद अगर हम आते हैं तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए, क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पनप भी सकती है या नहीं, या अगर चैलेंजेस हैं तो पॉजिटिविटीज क्या है। तो पॉजिटिविटीज में सबसे पहले जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो 2010 के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर आना शुरू हुआ है। कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त 45%, 45 ईयर्स से कम जो लोग हैं ना, ये 80% है। मेरे शुरू के लेक्चर्स में आप जरा देखिए, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लेक्चर था उसमें डिटेल भी मौजूद है इसकी, आप देख लें उसमें, कि पाकिस्तान में 45 ईयर्स से कम जो लोग हैं वो 80% है। और ये एक बहुत बड़ी हैवी मेजोरिटी है। 45% से कम लोग वो होते हैं जो अपनी सोच रखते हैं, एक्टिव हैं, अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी उसमें अपने अपने प्रोफेशन में बहुत एक्टिव रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो लोग। और अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस आई है, क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बड़ा है, एजुकेटेड यूथ है इसमें, एजुकेटेड यूथ है, मतलब यूथ ज़्यादा पढ़ी लिखी है अपने पिछले लोगों से, पिछले अपने बड़ों से। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक चैलेंजेस असल में यहाँ पे मैं एक पॉजिटिविटी कह रहा हूँ, ज़रा गौर करें कि यूथ को अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे तो वो दो बातें सोचें। पहली बात कि ये इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं क्या, क्यों। तो जब वो सोचेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि एट द रूट कॉज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का ना होना ही, सही डेमोक्रेसी का ना होना ही असल रूट कॉज है। और फिर जब वो जड़ तक पहुंच जाएंगे तो फिर उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये इकोनॉमिक चैलेंज असल में यूथ के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन पैदा करता है कि हालात को ठीक करना है, और हालात को ठीक करना है तो वो फिर जाहिर डेमोक्रेसी आएगी तो ठीक होंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है ये हिस्ट्री से फेड अप है, पुराने अपने लोगों से ये फेड अप है। और जब ये फेड अप है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो इस हिस्ट्री को ठीक करने का इरादा रखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वोटर्स टर्न आउट भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो 94 के इलेक्शन में 93% था, फिर 97 में 35%, फिर 2002 में 40%, फिर 2008 में 44%, फिर 2013 में 53%, 2018 में 51% और 2024 में 48%। और ये 48% से ज़्यादा है असल में, क्योंकि असल फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अभी 24 के इलेक्शन वाली वो तो अभी आई नहीं है। ये तो वो है कि जो गवर्नमेंट, जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट जो कि बेनिफिशियरी है उस फ्रॉड इलेक्शन की, उसने दी है और इस इलेक्शन कमीशन ने दी है। लेकिन जब असल फिगर्स सामने आएंगे तो वो शायद कुछ डिफरेंट हो। लेकिन ये गौर किया जा सकता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि 2010 पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से एक बहुत बड़ा टर्न का साल आप इसको समझ सकते हैं। कि आप जरा गौर करें कि 2010 के बाद जो इलेक्शन हुए हैं तीनों, उसमें टर्नआउट बाकी पिछले इलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। और वोटर्स का ये जो आहिस्ता आहिस्ता टर्नआउट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नंबर टू, लोग ये समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही में हमारी बका है। और वो लोग जो पहले वोट नहीं देते थे वो वोट देते हैं। और उन वोट देने वालों में एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो यूथ का है। और ये एक पॉजिटिव फैक्टर है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, जो कि 81 में 1981 में 26% था, फिर 43% हुआ, फिर 56%, फिर 57%, 59%। 2009 के जो सेंसस हुआ उसमें ये 58% था लिटरेसी रेट। और फिर मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पाकिस्तान में पहले भी थे लेकिन अब वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। प्राइवेट मीडिया 2004 के बाद से लेकर, प्राइवेट मीडिया जो पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट ने, उसमें काफ़ी पाकिस्तानी कौम की सोच में अवेयरनेस पैदा की है। और फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया आया है, इसने तो एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप जरा गौर करें कि पाकिस्तान में 2020 में सोशल मीडिया के यूजर 37 मिलियन थे, और 21 में 53 मिलियन हो गए, और 22 में 73 मिलियन हो गए, और 23 में 72 मिलियन। वो तो तकरीबन बराबर ही है। मतलब क्या है बात करने का, कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया ने असल इनकलाब बर्पा किया है लोगों की सोच में। और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और यही अवेयरनेस है जो हमारी यूथ में पैदा हुई है, जो पाकिस्तान के आगे डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव समझी जा सकती है। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ पैसे ही नहीं भेजते बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। 2004 में सिर्फ 4 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, जो कि 2012 में 6.7 हो गए, 2020 में ये 8.4 मिलियन हो गए। और अब जो है वो 9 मिलियन से ज़्यादा, बल्कि 10 मिलियन के करीब, अब ये जो 2022 से लेकर 24 में अब तक एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के बाहर जा चुकी है। ये 10 मिलियन तक इस नंबर को तकरीबन पहुंचा देती है, जो कि 1 करोड़ पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान से बाहर बैठा है। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये इतना बड़ा नंबर है कि जो एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। और जाहिर है ये वो लोग हैं इनमें से ज़्यादातर जो कि एक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत बूढ़े नहीं हैं कि ये ज़िंदगी से जाने वाले हैं और इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में। और ये बच्चे भी नहीं हैं कि इनको समझ नहीं है चीज़ों की। जाहिर है एक्टिव हुए तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान में रिमिटेंसेस भेज रहे हैं।
तो इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी अच्छे कंट्रीज में रहते हैं और वहाँ की नॉर्म्स को देखते हुए पाकिस्तान को भी ठीक करना चाह रहे हैं। और ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये इतना बड़ा पॉजिटिव है कि आगे चल के इन्हीं लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है और किया भी है। तो कंक्लूजन बहरहाल हम इस पॉइंट तक लेके जाते हैं कि अब कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फ्यूचर ताबनाक है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो सफ़र तय किया है, यस वो एक स्लो सफ़र ज़रूर उसको हम कह सकते हैं, एक स्लो जर्नी ज़रूर है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड को जाने वाला जर्नी है, जो कि 2010 के बाद वाली जो जनरेशन है जिन्होंने 2010 के बाद होश संभाला है और पॉलिटिक्स में अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करना शुरू किया है, यहाँ से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा होती है। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर है वो एक ताबनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।